इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए गुड़ से गुड़ के नेता हैं, गुड़ विधानसभा सीट से आते हैं, नारायण मिश्रा जी हैं। पहले एक चुनाव भी लड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत सक्रिय होकर काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे मुद्दों पर मैं बात करूँगा, उनके विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों में बात करूँगा, पार्टी की संगठनात्मक व्यवस्था के बारे में बात करूँगा। पहले तो बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह की वर्किंग देख रहे हैं? आप लोग ज़मीन पर हैं, इस समय तमाम दायित्व दिए गए होंगे, राम मंदिर निर्माण को लेकर भी दायित्व होंगे, मंडलों में बैठकें हो रही होंगी। संगठनात्मक वर्किंग को लेकर क्या सोचते हैं? किस तरह की वर्किंग चल रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यपद्धति है, वो हमेशा निर्बाध रूप से चलती रहती है। जहाँ तक राम मंदिर को लेके आपने प्रश्न किया है, तो ये हम सब हिंदू समाज के लोगों के लिए गर्व का विषय है और ये बहुत अच्छा समय है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस समय के हम साक्षी बन रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के की अगुवाई में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की व्यवस्था में जो ये धन संग्रह का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जो हम लोग संघ के साथी और हमारे विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। 100 रुपये, 1000 रुपये के कूपन हैं। उससे ऊपर की राशि 5,5100 रुपये की बंदियाँ हैं, जो हम लोग घर घर जाके, गांव-गांव जाके, टोली बना के, अभियान समिति के माध्यम से संग्रहित करने का काम कर रहे हैं और भारी मात्रा में लोगों ने उत्साह दिखाया है। लोगों की आस्था है, क्योंकि राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम हमारी आत्मा में रहते हैं। राम राम मंदिर का निर्माण केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं कहलाएगा, ये राष्ट्र मंदिर का निर्माण कहलाएगा। ऐसा हमारे समाज के, हिंदू समाज के लोगों का मानना है। अ, एक बहुत बड़े लेवल पर ये देखा जाता है कि जब ये चीज़ें शुरू हुई हैं, जैसे धन संग्रह की बात हुई, भव्य मंदिर निर्माण होना है, तमाम चीज़ें हैं। अभी कुछ जगह से ये शिकायतें आई कि कुछ फ्रॉड भी हो सकता है, उससे भी बचना ज़रूरी है। आप लोग चूँकि वहाँ पर हैं, ज़मीन में हैं, कई बार रूरल बेल्ट में जो लोग मिलते हैं, वो निस्वार्थ भाव से कुछ चंदा दे देते हैं, कुछ अपना सहयोग कर देते हैं। ऑनलाइन फ्रॉड भी हो रहा है, वो अलग चीज़ है, उस पर भी बहुत सारी बातें हुई। लेकिन ये स्पष्ट करिए थोड़ा-सा कि क्या-क्या उसमें क्या पर्ची व्यवस्था है, क्या है? किस तरह से लोग और फ्रॉड से कैसे बच पाएँ अगर कोई ज़मीन पर उतरता है गलत पर्ची बनाकर और डिस्ट्रीब्यूट करता है तो? देखिए, उसमें फ्रॉड की संभावना तो बिल्कुल नहीं है। बाकी फिर अगर कोई करना ही चाहे तो आँख बंद करके तो कुछ भी हो सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है। वो कूपन और वो बंदियाँ जो आई हुई हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथियों को बहुत सतर्कतापूर्वक उसका विधिवत हिसाब-किताब करके, लिखा-पढ़ी करके, क्रमांक वगैरह सहित उसको दिया गया है और बहुत चिन्हित लोग ही हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे साथी जा रहे हैं। और जिन लोगों को ज़िम्मेदारियाँ मिली हैं, तो जो दानदाता हैं, वो इस बात का को भली प्रकार से समझ सकते हैं कि ये वही लोग हैं और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इसमें लिखा हुआ है कि नहीं, जो उसकी व्यवस्था है। कई तरह के विज्ञापन भी आते हैं हमारे दूरदर्शन में और कई चैनलों में, उससे भी एक जागरूकता हो गई है और लोग समझदार हैं, वो समझते हैं। अब कोई फ्रॉड अगर इस मामले में करना चाहेगा, तो मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी ही पकड़ा जाएगा वो। तो इसलिए ऐसी कोई संभावना नहीं है। ठीक है। गुड़ के मुद्दों पर आते हैं, लगातार आप सक्रिय हैं। मतलब लगभग करीबन 10 साल से तो हम सभी देख रहे हैं कि तमाम लोगों से जुड़ाव, सामाजिक क्षेत्र में तमाम लोगों से जुड़े रहना, बनना। आपको क्या लगता है क्या चीज़ें हो पाई हैं और किन चीज़ों की संभावना है आगे? गुड़ को किस तरह से एक्सपेंशन करना चाहिए? क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है। मतलब डेवलपमेंट की कहते हैं कि वो भूख बरकरार रहती है गुड़ की कि अब और चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि एरिया वाइज़ भी बहुत बड़ा एरिया है। तो क्या-क्या चीज़ें हो पाई हैं? आप चूँकि आपकी सरकार है और क्या चीज़ें हो सकती हैं? उन संभावनाओं पे बताइए। अमित जी, विगत 2008 और लगभग उसके कुछ पहले समय से ही मैं उस विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ और लगातार काम पे रहता ही हूँ। मैंने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ किसानों की थी सिंचाई को लेकर। जो सिंचाई का जो नहर का प्रावधान हुआ बाणसागर के माध्यम से,
1978 में जब इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोरारजी देसाई हुआ करते थे और स्वर्गीय पंडित जमुना प्रसाद शास्त्री यहाँ के सांसद हुआ करते थे, तब बाण सागर जैसी परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। और लगातार 3 से 4 दशक गुजर गए और कांग्रेस ने सरकारें केंद्र में और प्रदेश में रही आई, वो परियोजना मूर्त रूप नहीं ले सकी और किसान हमारा पानी के लिए तड़पता रहा और उसका किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब पहली बार हमारे विंध्य के खास तौर से विधायकों ने इस मांग को रखा वरिष्ठ नेतृत्व के सामने और हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तत्कालीन नेतृत्व ने इस बात को संज्ञान में लिया और 2007 में माननीय अटल जी के जन्म दिवस पर 4 साल की अल्प अवधि में, बल्कि 3 साल की अल्प अवधि में ही उसका उद्घाटन किया गया और जनता को समर्पित किया गया। और तब से लेकर लगातार नहरों का जाल, हमारे जहाँ तक गुड़ क्षेत्र की बात करें तो 4000 करोड़ रुपए की परियोजना, जिसको सद्भाव कंस्ट्रक्शन ने पूरा लगभग पूर्णता की ओर है। लिफ्ट जो ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है उसमें हमारे क्षेत्र के भी करीब करीब बहुत सारे गांव कवर हुए हैं। 1200 करोड़ की परियोजना, वो भी लगभग उसमें काम भी चालू है और बहुत हद तक हमारा किसानों का जो सिंचाई का रकबा था वो कवर होने लगा है। और जब सिंचाई खेतों में पानी पहुंचा, फसलें लहलहाई, तो हमारे किसान के चेहरे में मुस्कान आई, प्रसन्नता आई और हम लोगों को देख के भी गौरव हुआ कि आज हम संपन्नता की ओर बढ़ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की के नेतृत्व को और सरकार को मैं कार्यकर्ता होने के नाते इस बात के लिए धन्यवाद भी देना चाहूँगा और कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहूँगा। दूसरी बात, एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट हमारे गुड़ को मिला। टाइगर सफारी की अगर बात करें तो हमारे गोविंदगढ़ से लगा हुआ क्षेत्र सबसे ज़्यादा लाभान्वित अगर कोई उस योजना और उस व्यवस्था में होगा, अगर सबसे ज़्यादा किसी को गौरव है तो हमारे गुड़ क्षेत्र को है। सड़कें, 4 लेन सड़क, हमारे गुड़ की जो सड़कें हैं, इन तमाम सड़कों का जाल, अभी जो बाई रिंग रोड फेज 2 हमारे नेता और हम सबके जो प्रेरणा स्रोत है माननीय राजेंद्र शुक्ल जी, उन्होंने जो दिया, उससे भी हमारे विधानसभा के कई गांवों का जो विकास है वो आश्चर्यजनक रूप से बढ़ेगा और ये बात हम लोग भली भांति समझते हैं। इसलिए जहाँ तक विकास की बात है, तो जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी और आज तक में नित नए सोपान हमारे क्षेत्र ने विकास के तय किए हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए। आपने डेवलपमेंट की बात की, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अभी किन चीज़ों की ज़रूरत है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं गुड़ में अभी शायद नहीं मिल पा रही हैं अच्छे से, वो एक बड़ी ज़रूरत है। किसानों की स्थिति, आपने नहरों के जाल की बात की, वो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, बाकी चीज़ों में वर्किंग हो रही। स्वास्थ्य और शिक्षा 2 बड़ी चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरत आपको नहीं लगता? हालांकि मुख्यालय से बहुत दूर नहीं है विधानसभा, लेकिन फिर भी इसकी ज़रूरत आपको महसूस होती? देखिए अमित जी, दुनिया के जो अन्य विकसित देश हैं उनकी तुलना में हमारे देश में अस्पताल और डॉक्टरों की कमी सामान्य रूप से है, इस बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो व्यवस्था बन पड़ी है और जो बन सकी है, चाहे प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में हो, चाहे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रूप में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही हमको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही हमको जिला अस्पताल बिछिया कुशाभाऊ ठाकरे चिकित्सालय मिला। लेकिन कांग्रेस कहती है कि सुपर स्पेशलिटी उनके कार्यकाल में उन्होंने अप्रूव कराया था। कमलनाथ का जिक्र होता है, गुलाम नबी आज़ाद का जिक्र होता है। इस बात पे तर्क करने का ये कोई विषय ही नहीं है। अब जनता सब जानती है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है किसने क्या किया। पर हमने जब देखा, जब पाया, तब मुझे एहसास हुआ कि हमको कब क्या मिला, है ना। तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, तमाम एनआरएचएम की भी स्कीमें हैं। अभी इतना बड़ा कोविड का जो दौर आया, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, पूरा देश पूरा पूरा विश्व घबराया हुआ था और हमको ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा नियंत्रण पूरे दुनिया में अगर किसी ने किया तो भारत ने किया। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये व्यवस्था नियंत्रित करने की कोरोना को मिली और हमारे कोरोना वॉरियर्स ने जो काम किया, निश्चित रूप से वो सब धन्यवाद के पात्र हैं।
और स्वास्थ्य की दिशा में भी लगातार आयुष्मान योजना हाँ। एक मूलभूत कदम है। 50 करोड़ आबादी को हुँ। ये व्यवस्था देने का काम एक ऐतिहासिक काम है। भारत जैसे देश में इस बात की कल्पना करना मुश्किल था। इस ये जो मिला है, ये आम आदमी को, एक समाज के अंतिम पंक्ति के आदमी को भी हुँ। महानगरीय स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान करने का जो काम माननीय मोदी जी ने किया है, यह एक बहुत बड़ा काम है। एक सवाल जो इस समय विंध्य के तमाम नेताओं से पूछा जा रहा है, मैं भी ये सवाल आपसे पूछूँगा। पृथक विंध्य की माँग, विंध्य का पुनर्गठन क्योंकि विंध्य प्रदेश पहले अस्तित्व में था। आप इसके समर्थन में हैं कि विंध्य प्रदेश बनना चाहिए? देखिए, विंध्य प्रदेश बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इस बात का जवाब देने से पहले हमको ये समझना चाहिए कि विंध्य हमारे लिए है क्या? दरअसल 1956 से पहले हमारा विंध्य प्रदेश हुआ करता था, जिसका हमें गौरव है। हमारे पूर्वजों ने इसके लिए कुर्बानी दी है और लगातार समाज के किसी न किसी वर्ग में, किसी न किसी रूप में हमारे विंध्य के लोगों ने इस बात के लिए संघर्ष भी किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि समय-समय पर विंध्य की माँग उठती रही है और विंध्य इसके लिए क्रमशः तैयार भी होता रहा है। आज जो ये विषय गरमाया हुआ है, इसमें मुझे केवल इतना कहना है कि विंध्य हमारे लिए हमारी आस्था और अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है। इसको राजनैतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए राजनीति के मैदान में फुटबॉल जैसा नहीं खेला जाना चाहिए कि किसी नेता की स्वार्थ सिद्धि नहीं हुई, उनके मन की नहीं हुआ, नेतृत्व से नाराज हुए। कोई बहुत स्पष्ट बात करना चाहूँगा, तो विंध्य बनना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह की बातों में कोई जवाब देना ठीक नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों ने और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने, माननीय अटल जी जैसे नेताओं ने ही छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जैसे प्रदेश को विकास और उत्थान के लिए पृथक राज्य का दर्जा दिया है। जब किसी पृथक राज्य की मांग उसके विकास के लिए हो, उसके उत्थान के लिए हो, व्यवस्था के लिए हो, आवश्यक हो, तो हमारी ही सरकारों ने किया है। तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो विंध्य के लिए भी ये चीज़ें संभव हैं और उसकी बात की जाएगी। लेकिन इस बात के लिए कि मेरी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है इसलिए विंध्य अलग होगा, ये बात ज़रा मुझे ठीक नहीं लगती। एक आखिरी सवाल, गुढ़ में आप लगातार सक्रिय हैं, एक महत्वाकांक्षा भी होती है, कार्यकर्ता ज़मीन पर काम करता है, तमाम तरह के ख्वाब भी होते हैं। आपके मन में क्या महत्वाकांक्षा है गुढ़ विधानसभा को लेकर? सीधे तौर पर आप पहले एक चुनाव लड़ भी चुके हैं, तब किसी और दल में थे। क्या सोचते हैं आगे? एक नए विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक नए विज़न की बात भी आप करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक सोच है, तो क्या महत्वाकांक्षाएँ हैं इलेक्शन को लेकर भी सीधे तौर पे पूछा जाए तो? अमित जी, मैं एक चुनाव लड़ा हूँ, ये बात बिल्कुल सही है और तत्कालीन समय में जो मुझे आशीर्वाद मिला वो मैंने स्वीकार भी किया और तब से लगातार मैं काम भी कर रहा हूँ। 2013 अंतिम में शायद मैं भाजपा में आ गया, तब से मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित दल है, संगठन प्रधान दल है। जो संगठन समय-समय पर दायित्व देता है और जो ज़िम्मेदारी मुझे मिलती है, कार्यकर्ता होने के नाते मैं उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करने का प्रयास करता हूँ। मैं ये नहीं जानता कि मेरा मूल्यांकन किस रूप में हो रहा है। जहाँ तक चुनाव की बात आपने की, तो राजनैतिक क्षेत्र में कोई भी कार्यकर्ता अगर काम करता है तो उसकी कोई न कोई महत्वाकांक्षा निश्चित रूप से होती है और अगर होती ही है तो ऐसा मेरे अंदर भी अगर हो रहा होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन संगठन और दल की मर्यादा सर्वोपरि है। जो संगठन का दायित्व होगा, जो ज़िम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करने का प्रयास करूँगा, आगे भी करता रहूँगा। तो ये हमारे साथ थे विधानसभा गुड़ क्षेत्र के नेता नारायण मिश्रा जी, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। पृथक विंध्य को लेकर भी जो उन्होंने तर्क दिए, जो बातें रखी, उससे शायद कुछ लोग सहमत होंगे, शायद कुछ लोग नहीं सहमत होंगे। लेकिन बातों में जो राजनीति वाली बात थी कि सिर्फ़ महज़ कुछ अपने स्वार्थ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए
माँग कर देना या फिर इस तरह के विषय को उठाना, जब ज़रूरत होगी तब सरकारें ये निर्धारित करेंगी। तो अब देखना होगा आगे आने वाले समय में क्या होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।